सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर। मैं हूं अरबाब जहांगीर और बहुत से ऐसे अहम सियासी मामलात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में बात करनी है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, अब से कुछ देर पहले ही सईद गनी साहब ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आईजी सिंध की तब्दीली का जो मामला है उस पर अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि सिंध हुकूमत और वफाक एक पेज पर आ गए हैं और सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से आईजी सिंध पर इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है। सईद गनी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसकी डिटेल्स कुछ यूँ हैं कि उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी कारकुन को मारवाए अदालत कत्ल किया गया। जब उनकी जानिब से आवाज़ उठाई गई तो उनके भाई पर भी मुकदमा बनाया गया और साथ ही साथ जैसे ही फैसला हुआ आईजी सिंध को हटाने का तो फिर खुफिया रिपोर्ट्स के आने का सिलसिला शुरू हुआ और उसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को मुलविस किया जाने लगा। उन्होंने कहा कि इम्तियाज शेख के खिलाफ भी रिपोर्ट 14 जनवरी को तैयार नहीं की गई बल्कि 16 जनवरी को तैयार की गई है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं किसी जुर्म में, किसी करप्शन में मुलविस पाया गया तो मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। इस रिपोर्ट की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। इस मामले पर अब वफाक का क्या मौक़िफ़ है, इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं। शौकत बस्सा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद, फैसल अजीज साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। शौकत बस्सा साहब, पहले आपसे आपका मौक़िफ़ जान लेते हैं। क्या वफाक अब सिंध हुकूमत की इस तजवीज़ पर अमल करने को तैयार है? गुलाम कादिर थेबो का नाम तजवीज़ किया गया सिंध हुकूमत की जानिब से, साथ ही मुश्ताक मेहर साहब का भी नाम सामने आ रहा है। क्या आप इन दोनों में से किसी एक नाम पर इत्तेफाक करेंगे नए आईजी के लिए? देखें, पहली बात तो ये है कि ये मामला इस अंदाज में नहीं उठाया जाना चाहिए था। देखें, जो ये इंतज़ामी ओहदे होते हैं, खा वो आईजी हो, खा चीफ सेक्रेटरी हो, खा डिस्ट्रिक्ट के डीपीओज डीसीओज हों, इस अंदाज में उनको पोलिटिसाइज़ करना और कैबिनेट के अंदर उनकी अप्रूवल लेना मेरी तो समझ से बाला है कि ये कौन सा को ज़ाहिर है वो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, तजर्बाकार लोग हैं। भाई आप उनके साथ एक मुश्तरका मफादात कौंसिल का एक आपको पता है इजलास होता है जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं चारों सूबों के, उसके अंदर चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो मेरे ख्याल में इसके जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ, मेरी तो समझ से बाला है कि ये किस अंदाज में इसको एक इस तरह लग रहा है जैसे कि जंग बना दिया गया। और हमेशा आप माजी में भी देखें कि जब भी आईजी का कोई मामला आता है इनको कोई आईजी पसंद नहीं आता। इसकी रीज़न जो हैं ये मेरी समझ से बाला है। जाहिर है अगर तो ये समझते हैं कि एसएचओ अपनी मर्जी के लगाने के वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ज़ाहिर है आपको पता है कि सिंध में बड़ी अल्लाह करके ठीक हुई है, तो आईजी का एक मुकम्मल कंट्रोल होता है। आईजी ने चीज़ों को संभालना होता है। उन्होंने जो सियासी लोग हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो कैबिनेट है, जो एमपीज एमएनएस हैं, आखिर अल्टीमेटली उनका काम तो नहीं है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना। वो तो एक पूरी हिरार्की है, आईजी से लेकर डीपीओज हैं नीचे, एसएचओज हैं नीचे। तो इनका इशू ये हमेशा रहा है, ये हमेशा पिक एंड चूज करना, अपने लोगों को लगवाना। फिर आप देख लीजिए जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ये बड़ी अलार्मिंग रिपोर्ट्स हैं। सो जहाँ तक वफाक का मामला है, मैं आपको गुजारिश करूँ, वफाक इस तरह ना सूबों में इंटरफेरेंस करता है, ना सूबों को डायरेक्ट करता है। सूबे खुद मुख्तार हैं। सूबों को कम से कम मैं बात ये समझूंगा, इवन जहाँ पे यहाँ पे तो चले पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जो सियासी तौर पर हमारे हरीफ हैं और हमारे मुखालिफ हैं। इवन जहाँ पर हुकूमत है तहरीक इंसाफ की भी, तहरीक इंसाफ की जहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स हैं, वहाँ पे भी अगर ऐसे इश्यूज आए हैं तो वहाँ पे एक तरीकाकार है। उस किताब वफाक ने कहीं भी इंटरफेयर नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके मामले में वफाक यहाँ भी इंटरफेयर नहीं करेगा। वफाक वो करेगा जो आइन और कानून कहता है, उससे हट के कोई काम नहीं किया जाएगा। और बस लेकिन ये मेरी समझ से बाला है, पार्टी की जानिब से तजवीज़ किया गया, इस पर वफाक को कोई एतराज़ भी नहीं है, तहरीक इंसाफ को भी और वफाक को कोई एतराज़ नहीं है इस पर। देखिए अभी ये मामला चूँकि पहुँचा नहीं है, ना ही अंडर डिस्कशन आया है। ये चीज़ें जब टेबल पर आएंगी, जब डायलॉग होगा, जब बातचीत होगी, उसके मतलब फिर यह ज़ाहिर ख्याल कर सकेंगे। ये तो अभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नाम फ्लोट कर दिए हैं। ज़ाहिर है जब चीज़ें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती हैं वो तो ज़ाहिर पूरी दुनिया को दिखाने के लिए हैं, उनके मकासद उनके क्या है मेरी समझ से बाला है। जब एक तरीक़ाकार के मुताबिक गुफ्तगू होगी, जब वो चीज़ें टेकअप की जाएंगी तो डेफिनेटली वही होगा जो सूबे के मुफाद में होगा, जो खल्के खुदा के मुफाद में होगा, जो अवाम के मुफाद में होगा। लेकिन ये बात आप जहन नशीं कर लें कि पहला और आखिरी जो इसके अंदर असूल होगा वो कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अल्लाह करके बहाल हुई है, जो ख़ास तौर पे आप देखें कराची के अंदर
क्या सूरत हाल थी। हमारे पुलिस के लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हम पुलिस को दोबारा पोलिटिसाइज नहीं होने देंगे। हमारा एक ही नुक्ता नजर है कि पुलिस को पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, पुलिस को चलेगा। चलें बसरा साहब आपकी तरफ मैं वापस भी आता हूँ, फैसल साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। फैसल साहब, जैसे बसरा साहब कह रहे हैं, ये इतना ही सादा है कि वफाक सिर्फ आइन और कानून पर अमल करेगा, सूबे के मफाद के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। जो इस वक्त ताल्लुकात हैं सिंध हुकूमत के और वफाक के, क्या इतना आसान आपको ये मामला लग रहा है? देखिए, मैं इसको बहुत अलग देखता हूँ। जो बसरा साहब कह रहे हैं उसका मुझे एहतराम है, लेकिन वज़ीर आला चीफ एग्जीक्यूटिव है इस सूबे का और उन्होंने सारे मामलात को देखना है। वो किसी भी पार्टी का, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, PTI का हो सकता है मुस्तकबिल में आ जाए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हो, मुस्लिम लीग का हो, आते रहे इस तरह के वज़ीर आला, लेकिन जो भी वज़ीर आला है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का। और अगर उसे कोई उसका मातहत रिपोर्ट नहीं कर रहा है और उसके तहत जिस तरह से वो पॉलिसी बनाना चाहता है उस पर ताउन नहीं कर रहा है, तो वो डिलीवर कैसे करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। वो हम किसी भी महकमे का सेक्रेटरी ले लें, किसी भी इदारे का DG ले लें या पुलिस का IG ले लें, तो ये एक बेसिक चीज़ है। और हमने ये चीज़ें पंजाब के अंदर जब देखी हैं तो एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार IGs तब्दील हुए हैं। जैसे बौजदार साहब ने चाहा वैसा उन्हें IG मिला और उन्होंने परफॉर्म करने की कोशिश की। और जो सूरत हाल पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की है वो सिंध से ज़्यादा ख़राब है। जो डकैतियां वहां हो रही हैं, जो अगवा वहां हो रहे हैं, वो सिंध से ज्यादा खराब है। और बार बार IG तब्दील किए जा रहे हैं और वहां पर आवाज नहीं उठती। सिंध में जब IG को तब्दील करने की बात होती है तो हवा बन जाता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को टारगेट किया जाता है, वो सईद गनी हो या ABC कोई भी हो। तो मेरा ये दूसरा नुक्ता है। अब मामला क्या है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, बसरा साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं एग्री भी करता हूं कि सूरत हाल में बेहतरी आई है। कराची में अमन मान की सूरत हाल में बेहतरी आई है, पिछले कई सालों के मुकाबले में बेहतरी है। लेकिन आजकल स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ है, बेरोजगारी उसकी वजह है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई उसकी वजह से। एक मैं आपको रिपोर्ट का हवाला देना चाहता हूं कि कराची दुनिया के तीसरे नंबर शहर में आता है जहां चर्च सबसे ज्यादा पी जाती है। यह आपको मालूम है? दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है कराची, जहां सबसे ज्यादा चर्च पी जाती है। एक छोटी सी आपको बता दूं कि किन इलाकों में पी जाती है। वो तमाम के तमाम इलाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। लियारी, मलीर, इब्राहिम हैदरी, चनेसर कोट जहां पे सईद गनी रहते हैं, वहां ये सबसे ज्यादा चर्च इन इलाकों में पी जाती है। शौकत बसरा साहब, आज ही की ये खबर है, पेशावर में आटे का बहरान पैदा हो सकता है, गुजरावाला में पैदा हो गया, कराची में चक्की का आटा 70 रुपए किलो तक पहुंच गया है। हुकूमत का काम महंगाई को कंट्रोल करना होता है, कीमतें कम करना होता है, कम कंट्रोल में रखना होता है, या फिर ये लंगर खाने खोलना होता है? इसका जवाब मैं आपसे लेता हूं, लेकिन महंगाई से आवाम इस वक्त किस हद तक परेशान है, पहले ये अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। बस साहब, ये जो लोग महंगाई से परेशान है, क्या अब ये लंगर खाने जाके ही खाना खाएं, वहीं पर इनको रोटी नसीब हो सकेगी? क्योंकि कुव्वत खरीद से इनकी बाहर होती जा रही हैं चीजें। देखिए, कोई इफ एंड बट नहीं है, जेन्युइन इशू है जिसको आप रेज कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और हमारी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त कोई है तो वो इकॉनमी है, वो आम आदमी की सूरत हाल है जिसके से वो गुजर रहा है। और जब अभी जो आपने सुनाया है, पहली बात तो आपका बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया कि बोल TV का कि आपने ये उठाया। और होता क्या है कि ये जो आटे का रेट बढ़ रहा है या रोटी का रेट बढ़ता है, मैं समझता हूँ कि ये जो इंतज़ामी और सियासी लेवल पर जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनी हुई हैं, उनको इसका भरपूर एक्शन लेना चाहिए। ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता, लोग अपनी मुनाफाखोरी के लिए उसके रेट बढ़ा देते हैं। तो इसके और लेकिन बिल्कुल जवाब दे तो इसमें हुकूमत है और नाकामी है इस बात पे। बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। अगर वो जो रेट गवर्नमेंट के साथ फिक्स होते हैं, अगर वो बढ़ते हैं, मुनाफाखोरी होती है, लोगों से ज़्यादा चार्ज किया जाता है, तो ये मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए। अगर मेरी अभी बात सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हुकूमतें हैं, खा वो तहरीक इंसाफ की हैं या किसी और की हुकूमत है, ख़ास तौर पर आपने चूँकि ये सुनाया है KP के अंदर और पंजाब के अंदर जो आप बता रहे हैं, मैं भी आपसे कमिट करता हूँ कि ये रेट्स वो नहीं है जो बढ़ा रहे हैं। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ बदमाशी है, गुंडागर्दी है, ये लोगों की ज़्यादती है। और ये जो मुनाफाखोर है या ये होर्डिंग्स करते हैं या जो मुनाफा कमाते हैं, इसके ऊपर जिस जिस ज़िले के अंदर ये हो रहा है, जहाँ पॉइंट आउट कर रहे हैं, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर, वहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, वहाँ पे जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो MPs MNAs हैं, और सबसे बढ़कर मैं समझता हूँ वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब को फौरी तौर पर इसका एक्शन लेना चाहिए। और मैं ख़ुद भी जब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा, इसी खबर को बुनियाद बनाकर मैं बोल TV के हवाले से, अरबाब आपके हवाले से ख़ुद बात करूँगा अपने सियासी लोगों से और कहूँगा कि ये जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
ये बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि ये बहुत ही मैं होना नहीं समझता चाहिए, हूँ लेकिन बस ऐसी खबर है जो जिम्मेदारी हालात है रोकने की। जो इंतजामिया है वो तो सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत का ये काम है कि वो इस सूरत हाल को कंट्रोल में रखे, इस पर चेक एंड बैलेंस रखे। फैसल साहब, ज़ाहिर गलती मान लेना अच्छी चीज़ है। शौकत बसर साहब बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, ग्रास रूट लेवल से ऊपर आए, शायद इनकी जगह कोई और अगर इनकी पार्टी का नुमाइंदा होता तो अभी यही बात करता कि इसकी जिम्मेदारी भी नवाज शरीफ पर है, आसिफ अली ज़रदारी पर है। बसर साहब के वापस आता हूँ मैं, फैसल साहब को पॉइंट। बात सुने, ये जो पराठा दिखा रहे हैं ना, ये ये पराठा इस वक्त 20 रुपए का है, रोटी जो है वो 15 रुपए की है। अगर एक घर के अंदर मियाँ बीवी, 2 बच्चे और उनके वालिदैन हैं, 6 लोग हैं, तो 20 रुपए का एक मर्द जो है वो 2 रोटियां तो खाएगा, खातून 2 रोटियां तो खाएंगे, 3 ना खाएं 2 तो खाएंगे। तो 20 एक रोटी है, 15 रुपए की अगर एक रोटी है तो 6 लोगों की एक दिन की रोटी कितने की हुई, और उसको कैलकुलेट कर लीजिए वो एक महीने में कितने की रोटी खा रहे हैं। यहाँ पे जो सरकारी लोग भी हैं ना, उनकी ज़िंदगी बहुत मुसीबत में है। ये जो तकरीर करने वाले लोग थे ना, अभी सैलानी वेलफेयर ने जो बनाया है पिम्स हॉस्पिटल के बाहर, ये लंगर खाना, एक और लंगर खाना, पूरी कौम के लिए लंगर खाना बनाने की ज़रूरत है। 5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 21-20 हज़ार रुपए के सिर्फ और सिर्फ रोटी है। अगर उसने आलू के साथ खानी है, प्याज के साथ खानी है, सालन के साथ खानी है, वो खाएगा कैसे? घर का किराया कैसे देगा? बिजली का बिल कैसे देगा? ये तो एक ऐसा इन्वायरमेंट हो गया है कि इसमें गलती मानना ना मानना, कौन होता है जो गलती ना माने? बसरा साहब तो बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन किसी में जुर्रत है वो सारी सूरत हाल में बोले नहीं ये ठीक है? कौन कह सकता है इसमें? कोई बिजनेसमैन कहेगा, अदालत कहेगी, वजीर आजम कहेंगे, काबीना कहेगी, वजीर आला कहेगा, कौन कहेगा ये गलत है? सब कहेंगे ये सही है, ज्यादती हो रही है। लेकिन इसकी सहूलत, इसको ठीक करने के लिए करेंगे क्या? यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर आपने 7 अरब रुपए की सब्सिडी दी, यूटिलिटी स्टोर के सारा स्टाफ मिला हुआ था मार्केट के अंदर सामान बेचने के अंदर, और पकड़े गए वो लोग। तो पॉइंट ये, गवर्नेंस एग्जिस्ट नहीं कर रही, गवर्नेंस नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, करप्शन हर जगह के ऊपर आपको नजर आ रही है। चीज गरीब आदमी के ऊपर जो बोझ डाला जा रहा है ना, वो पेट्रोल का हमने देखा, गैस का देखा, बिजली के बिल का देखा, सब्जी गोश्त सब कुछ का देखा। आज हमने आटे का बोझ भी जो गरीब आदमी के ऊपर डाल दिया, और सब कह रहे हैं कि हाँ गलती है, इसके ऊपर बात करेंगे। इस मसले को भी कहीं पे कोई ले जाया जाएगा? मतलब पॉइंट ये है कि इस हुकूमत में, जिस हुकूमत ने ये कहा कि निचले तबके को हम ऊपर लेकर आएंगे, वो निचले तबके को जमीन के अंदर ले जाने की तैयारी कर रहा है। और ये अगर ये कोई आदमी है कि मुनाफाखोरी कर रहा है, तो गवर्नमेंट कब काम आएगी? इसमें बताने की जरूरत क्या है? इसमें जाके सियासी गुफ्तगू करने की जरूरत क्या है? गवर्नमेंट के पास एक्शन करने के अलावा क्या ऑप्शन है? और एक्शन क्यों नहीं हो रहा? उनको एक्शन करना आता है, किस तरह एक्शन किया जाता है, गवर्नेंस के सिस्टम को पता है किस तरह से करना है। तो यहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट वफाक में भी और पंजाब के अंदर भी और केपी के अंदर भी सूरत हाल है कि उनको पता नहीं है किस तरह से गवर्नेंस मैनेजमेंट करनी है। वो अब तक ऐसा लगता है जैसे हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं। एक्शन करना चाहिए, उन लोगों को पकड़ना चाहिए, लोगों को रियायत देनी चाहिए, लोगों को सहूलत देनी चाहिए। सही। तो बसर साहब, ये कुछ कहना आप एक चाह रहे थे, इसमें सवाल भी ऐड कर लीजिएगा कि वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को चले 16-17 माह हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा वहां भी आटे का बोरान इस वक्त संगीन है। 5 साल और फिर 1.5 साल और मिला लें, 6.5 साल हो गए वहां पर आपकी हुकूमत को। वहां पर तो ये सूरत हाल नहीं होनी चाहिए थी। देखिए अरबाब, मैं जो फैसल अजीज़ साहब ने गुफ्तगू की है, मैं समझता हूँ कि वो ज़ाहिर है वो दुखी हैं और आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और हुकूमतों का सबसे बड़ा काम ही ये होता है कि लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, उनकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना। और तहरीक इंसाफ को ज़ाहिर एक माफियाज़ के ख़िलाफ़ वोट मिला है, बहुत सारी तवक्कुआत हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें ये जो इकॉनमी वाला इशू है, देखें एक बात आप जस्टिफाई, ये नहीं मैं फ्रंट बट लगाने लगा हूँ। देखें गुजारिश ये है कि 32,000 अरब का कब्ज़ा जो आपका कर्जा है, उसको इनहेरिट करने वाली हुकूमत, तमाम इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। अपनी तमाम सियासतदानों की इकानमी बेहतर हो गई, उनकी मैशत बेहतर हो गई, वो अरबों खरबों के मालिक हो गए, और यहाँ पाकिस्तान कर्जों में डूब गया। हर पैदा होने वाले 1.5 लाख का मकरूज हुआ। देखिए मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, जब तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली, मुल्क तो डिफ़ॉल्ट करने वाला था। अगर हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, अगर हमें सपोर्ट ना साहब, आटा ब्लैक में मिल रहा है, रोटी 20 रुपए की हो गई है, ये कहानी 16 माह से सुन रहे हैं। वजीर आजम कहते हैं मैं आपको याद दिलाता रहूंगा। सर गुजारिश ये है कि जो खाने पीने की अशिया है उसके ऊपर आए। सर ये क्या बातें कर रहे हैं सर? प्लीज प्लीज सर। मैं उसी पे आ रहा हूँ फैसल भाई, मैं उसी पे आ रहा था। अब मैं उस बात पे आता हूँ। बिल्कुल मैंने स्टार्ट में याद है, मैंने कोई उसमें एक्सक्यूज नहीं पेश किया था, कोई उसको जस्टिफाई नहीं किया था। आपके जवाब को ब्रेक के बाद, इस जवाब को आप डिटेल से ब्रेक के बाद दीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बसर साहब, आपका जवाब अधूरा रह गया था, जरा वो मुकम्मल कर लें, फिर अपने कुछ सियासी मौज़ूआत की तरफ हम बढ़ते हैं। अरबाब बिल्कुल अच्छा किया, जिस तरह चैनल के लिए ब्रेक और वक्फा बहुत ज़रूरी है, इसी तरह मेरे लिए भी ये वक्फा बहुत ज़रूरी था। ब्रेक में मैंने जो कंसर्न लोग थे उनसे बात की है, और ये मैं आपको बिल्कुल रिकॉर्ड पे ये बात रख रहा हूँ, जो लोग कर रहे हैं वो मुनाफाखोरी वालों के ख़िलाफ़ इन एक्शन सारी सूरत आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी। और वो अपने तौर पे उन्होंने जो किया है, आपने चूँकि अभी खबर ब्रेक की है, ये होता है इवन कि मेरा शहर है छोटा सा हारूनाबाद डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर में या फोटाबास, वहाँ पे भी लोग मुनाफाखोरी करते हैं, चीज़ों की कीमतें बढ़ा के रख लेते हैं। तो फिर अभी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ पहले से एक्टिव हो गई हैं। इसको आप मुकम्मल तौर पर, जाहिर है मैं फिर कह रहा हूँ कि बदकिस्मती है ये पाकिस्तान की। आप इवन देखिए कि लोग, इवन जो ताजर तबका है बाहर के ममालिक में, जो इवेंट्स आते हैं, ईद हो गई या कुछ इस किस्म के, तो वहाँ पर लोग रेट्स को कम कर देते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी है, यानी कि हुकूमत ने इवन के प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई हुई हैं जो उनको चेक एंड बैलेंस करती हैं, जुर्माने करती हैं, फ़ाइन करती हैं। इसके बावजूद हम गरीब लोगों को, सादा लोगों को लूटने से बाज नहीं आते। ये तो मैं कहता हूँ भला वो आज अब मीडिया इतना एक्टिव हो गया है कि तमाम चीज़ों को दिखाता है, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर क्रैकडाउन होगा और जो रेट मुकर्रर है हुकूमत का, उससे ज़्यादा वो नहीं बेच सकेंगे। आटे का जो बहरान है, मैं एक और भी अर्ज़ कर दूँ, ये भी इसके ऊपर मैंने रिपोर्ट लिया है, कोई बहरान नहीं है, ना केपी के अंदर ना पंजाब के अंदर कोई बहरान नहीं है। आटा फ्रीक्वेंटली मिल रहा है, लेकिन बसर साहब, ये बहरान नहीं है तो फिर कीमत कैसे ऊपर जा रही है? ये बसर साहब, 70 रुपए बसर साहब, सरकारी कीमत क्या है 1 किलो आटे की सरकारी कीमत? हाँ, ये एक्चुअली मैं पूछना भूल गया, अगर मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें तो एग्जैक्ट मैं आपको आटे की भी, आप तो आम आदमी, आपको तो मालूम होना चाहिए 1 किलो आटा कितने का है। आटे की भी, मैं बताता हूँ, आटे की भी और रोटी की भी तमाम सूबों ने रेट्स फिक्स किए हुए हैं। ये पंजाब का भी मुझे पता है, केपी का भी। मैं, आप अगर बात कर रहे होंगे फैसल भाई, तो मैं उसी में ले लेता हूँ, एक मैसेज करके मुझे एग्जैक्ट रेट्स भी मिल जाएंगे, और वो उन रेट्स को बाईपास नहीं कर सकते हैं। बसरा भाई, आप भी अलीड में चले गए, आपको भी नहीं पता कि प्राइस क्या है, आम आदमी को कितने का पड़ेगा। जी, तो शौकत बसर साहब, आप बताइएगा, फैसल साहब का जो सवाल था उसका कोई जवाब आप ढूंढ पाए, फिर अगले मौजू की तरफ चलते हैं। नहीं तो बिल्कुल, मैं अभी आप मौजू अगला शुरू कर लें। मेरा अभी वो मुझे एक टेक्स्ट आ जाता है। अच्छा, खैर, मेरा ये हरगिज मतलब ये नहीं था, मेरा सिर्फ कहना ये था कि मैं समझता हूँ कि बसरा साहब एक आम आदमी हैं, ग्राउंड के आदमी हैं, उन्हें पता होना चाहिए आलू, प्याज, टमाटर, आटा उसकी कीमत क्या है, चावल की कीमत क्या है, घी की कीमत क्या है। क्योंकि वो ग्राउंड के आदमी, उन्हें सारे रेट्स मालूम होने चाहिए। मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था कि किसी से पूछ के बताएं। 40 रुपए सरकारी रेट है, 40 रुपए किलो सरकारी रेट है। इस वक्त 75 रुपए किलो आटा बिक रहा है। 40 रुपए किलो सरकारी रेट, 75 रुपए किलो आटा बिक रहा है। पीटीआई की गवर्नमेंट है, मदीने की रियासत की तरफ हम चल रहे हैं। लोगों का खाना पीना बंद हो गया है, वो सालन, किसी अपनी चॉइस के सालन के साथ खाना नहीं खा सकते। 20 रुपए की रोटी इस वक्त बिक रही है, 20 रुपीज की रोटी। अगर 6 आदमी घर पर हैं किसी की फैमिली में, तो वो महीने की रोटियां नहीं खा सकता। उसके पास चॉइस नहीं है, वो आलू से खाए, तरकारी से खाए, भिंडी से खाए, गोश्त से खाए, मुर्गे से खाए, ऑप्शन नहीं है उसके पास। तो रास्ता जो है वो 16 महीने बाद जो मदीने की रियासत का है उस तरफ हम चल रहे हैं। रोटी 20 रुपए की हो गई है, 40 रुपए सरकारी प्राइस है 1 किलो आटे का, और 75 रुपए किलो के अंदर वो बिक रहा है। ये है सूरत हाल ग्राउंड की सर। और बसर साहब, इसका इदराक जाहिर है कि आपके जो काबीना के मेंबरान हैं उनको भी है। फवाद चौधरी साहब ने जो तनकीद की उस्मान गुजार साहब पर, जाहिर है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, पंजाब में डिलीवर नहीं कर पा रहे। सिर्फ पंजाब की अगर बात कर लें, अगर वहां वो डिलीवर करते, उनका चेक एंड बैलेंस होता, तो इस वक्त ये सूरत हाल ना होती वहां। अरबाब जहांगीर, देखिए मैं फिर आपको अर्ज कर रहा हूँ, ये जो अभी रेट्स बताए हैं, अगर मुझे नहीं पता ये सिंध में तो ये रेट्स होंगे, मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी ज़्यादा 2 या 3 मिनट इसी प्रोग्राम में मैं रेट्स आपको बताऊँगा कि इतने रेट्स नहीं हैं जो बताए जा रहे हैं कि अगर 75 रुपये ये जो चल रहा है कि और 20 रुपए की रोटी चल रही है, ये सिंध में तो हो सकती है सर। सुबह से हम चला रहे हैं, पेशावर का चला रहे हैं, पेशावर के नान भाइयों का चला रहे हैं, सुबह से चला रहे हैं, फैसल भाई सुबह से चल रहा है ना, ये मतलब ये कोई बात भाई। हाँ सर, ऐसे थोड़ी कह रहा हूं मैं आपकी बात से एग्री कर। मैं देखिए, मैंने पहले आपको कह दिया था कि महंगाई, इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट हमारी हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बावजूद कि हम जिम्मेदार नहीं है, लेकिन चूंकि हम हुकूमत में कोई फिंड बट नहीं है। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि ये रेट अगर वो चार्ज कर रहे हैं,
देखें, अगर वो ये मैं बिल्कुल मैं कह रहा हूं, कीमत के हम जिम्मेदार हैं। अगर वो रेट ज्यादा चार्ज कर रहे हैं जो हुकूमत ने मुकर्रर किए हैं, तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल जिम्मेदारी हमारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हमारी वो जो लाइन जो हमारी कमेटियां बनी हुई हैं, जो वो क्या कर रही हैं, किधर हैं, वो क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। मेरे जाती नॉलेज में यकीन माने, मैं आपको फैसल भाई बताऊं, मेरा डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर है। आजकल इतनी सख्ती है इसके ऊपर कि तमाम लोगों को पाबंद किया गया है कि आप अपनी जो लिस्ट है वो अवेजा करेंगे हर दुकान के सामने। आप ज़रूरियत ज़िंदगी जितनी चीज़ें हैं, आप वो सब्जी है, घी है, जितने भी लोग जो कारोबार कर रहे हैं, ताकि लोगों को पता हो कि आपको क्या गवर्नमेंट रेट फिक्स किए हैं। और हमने उसके लिए एक हेल्पलाइन भी इंट्रोड्यूस की है कि जो लोग अगर ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं या वो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं या पैसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर वो गवर्नमेंट को भी इतला दें। तो बहरहाल ये बात अलार्मिंग है। अगर मैंने तो जो बात पता की है, कोई बहरान नहीं है आटे का। लोग अपने तौर पे अगर किसी ने कीमतें ज्यादा की हैं केपी के अंदर या पंजाब के अंदर या कहीं इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन बसर साहब, उस्मान गुजार साहब वजीर आला हैं, वजीर आजम का इत्मीनान उन्हें हासिल है, उनके होते हुए कोई अपने तौर पर कीमत कैसे बढ़ा सकता है? ये कैसे मुमकिन है? नहीं 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 नहीं, नहीं। बाप आप भी हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि अल्लाह करे हम सब लोग सुधर जाएं, हम लोग एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें, अपनी खुद एहतसाबी से गुजरें। हमारा ज़मीर भी हमें ये मलामत करे कि नहीं यार, हमने एक दूसरों का हिस्सा नहीं खाना, हमने ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी, हमने मारा मारी नहीं करनी, हमने कमीशन नहीं खाने, हमने लूट मार नहीं करनी। हम मिन हैसल कौम, हमें अपने सबको अपने अपने अमल का जवाबदेह होना है। लेकिन मैं फिर कहूँ कि चीफ मिनिस्टर भी जाहिर है, एक उसकी पूरी टीम है, एक हिरारकी है, एक इंतज़ामिया है, तो फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें जो ऐसी होती हैं, देखिए 100% रिजल्ट आप कहीं भी नहीं दे सकते। अगर आप ये कहें कि आप 100% चीज़ों को ठीक कर लेंगे तो उसके लिए तो वक्त लगना है। आपका सिस्टम खराब हो चुका है, आपका सिस्टम माफियाज के कंट्रोल में है, आपकी दौलत का जो सर्कल है वो बिगड़ चुका है, आपके जो लोग अमीर हैं वो अमीर से अमीर तर हो गए हैं, और जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर हो रहे हैं। इवन मिडिल क्लास भी खत्म हो रही है, मैं इसको एडमिट करता हूँ। लेकिन फिर मैं कहूँ, हमारी हुकूमत के लिए चैलेंज है कि मौजूदा हालात के अंदर जो भी हम डिलीवर कर सकते हैं इसके हवाले से, खास तौर पे आज महंगाई के हवाले से जो बात हो रही है, खास तौर पे जो बेसिक इश्यूज है लोगों के, वो तालीम हो, वो सेहत हो, वो रोजमर्रा की जिंदगी हो, यही हमारा चैलेंज है सबसे बड़ा। और उसके ऊपर चलें, अवाम की मुश्किलात तो अभी तक अपनी जगह पर बरकरार हैं बसर साहब, लेकिन ज़ाहिर है जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो भी को मुश्किल में डालने के लिए तैयार हो चुके हैं। किस हद तक हुकूमत इन इत्तेहादियों को मना पाएगी, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त हुकूमत को एक और मुश्किल का सामना है, और ये मुश्किल है उसके अपने इत्तेहादी। पहले MQM की जानिब से काबीना से अलहदगी का ऐलान किया गया, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपनी वजारत छोड़ी, जिसके बाद काफ लीग भी सामने आ गई और अपने तहफ़्फ़ुज़ात लेकर हुकूमत के सामने वो भी बैठ गई। और अब हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने काफ लीग से 1 हफ्ते का वक्त मांगा है कि वज़ीर आज़म से उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वज़ीर आज़म के सामने रखे जाएँ, और फिर वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद ही काफ लीग को कोई जवाब दिया जा सकता है। चंद जो अहम मुतालबात हैं वो ये हैं कि जमातों को तरक्याती फंड्स की तकसीम से कबल उनसे मुशावरत की जाए, उनको एतमाद में लिया जाए, और उनके हलकों में जो भी काम करवाए जाने हैं पहले उनको इस बारे में आगाह भी किया जाए। तो शौकत बसर साहब, काफ लीग ने 1 हफ्ते का वक्त दिया है, हुकूमती मुज़ाकराती टीम वज़ीर आज़म से मुशावरत करेगी, फिर उनको जवाब देगी। क्या लग रहा है आपको, मनाने में कामयाब हो जाएंगे काफ लीग और MQM को? देखिए बात यह है कि इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, और डेफिनेटली ये होते हैं जहाँ पर इत्तेहादों की हुकूमत बनती है। चूँकि तमाम जमातें, उनका अपना मंशूर, अपनी सोच, अपना लाए अमल है, वो हमारी जमात को, तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे अलाई हैं। लेकिन हमारी ज़ाहिर है वो पार्टी उनकी अलग है, हमारी अलग है, तो इश्यूज़ आते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पहली बार 15-16 महीने में पहली बार ये अभी इश्यूज़ आए हैं। डेफिनेटली आपने जो 3-4 बातें कही हैं यही डिस्कस हो रही हैं, उसके ऊपर हमारा एक राउंड हो चुका है, बल्कि 2 राउंड हो चुके हैं, MQM के साथ भी और क्यू लीग के साथ भी, इवन मेंगल साहब के साथ भी, तो GDA के साथ भी सिटिंग हुई है। लेकिन ऐसी सूरत नहीं है कि वो हमसे मानेंगे नहीं, राजी नहीं होंगे, क्योंकि इश्यूज जेन्युइन है, जो अभी बसर साहब इसी मौजू पर अभी 5 बजे वज़ीर आज़म की ज़ेर-ए-सदारत एक इजलास भी होना था, वो मनसूख हो गया, क्या उसकी वजह सामने आई, कुछ आपके इल्म में? नहीं, इस हवाले से नहीं होना था वो
वो हमारी स्पोक्स पर्सन की एक टीम बनी है जिसके हवाले से एक मीटिंग होनी थी, वो कैंसिल हुआ है, इस हवाले से नहीं है अभी। वो तो इंटायरली प्राइम मिनिस्टर इसको खुद देख रहे हैं या जिन हमारे पार्टी के अहम लोगों के ज़िम्मे लगाया गया है वो उसके ऊपर डायलॉग कर रहे हैं। आपने देखा कि उसमें कल जो परसों जो मुज़ाकरात हुए इस्लामाबाद के अंदर, उसमें परवेज़ खटक साहब भी थे, उसमें जहांगीर तरीन साहब भी थे, असद उमर साहब भी थे, चीफ मिनिस्टर साहब भी थे, क्यू लीग की टीम भी बैठी। सो गुजारिश में सिर्फ आपको यही कर दूं, इश्यूज हैं, बिल्कुल एक गैप आया है, लेकिन ये गैप ब्रिज हो जाएगा। मुज़ाकरात हो रहे हैं, हल करने की कोशिश आपकी मुज़ाकराती टीम कर रही है। ठीक है, ये जो एमक्यूएम की जो अलहदगी, उसमें पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने भी कुछ इज़हार ख्याल किया है, उसको उनका अंदरूनी मामला करार दिया है और ये कहा है कि आमिर खान ने मजबूर किया खालिद मकबूल सिद्दीकी को इस्तीफ़ा देने के लिए। पहले आप सुन लें, फिर फैसल साहब से इसका जवाब लेते हैं। कि ये किसी पार्टी का अंदरूनी मामला नहीं है, कराची वालों का नाम लेकर, हैदराबाद वालों का नाम लेकर ये सारे ड्रामे कर रहे हैं। जो भी लोग इनसे मज़ाकरात कर रहे हैं, इनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हुकूमत से बाहर नहीं जा सकते। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के साथ आमिर खान साहब ने जो है वो अच्छा नहीं किया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को जो है वो मजबूर किया है कि वो रिजाइन दें, इसलिए कि वो अपने साथ हकीकी से आए हुए अमीनुल हक साहब को वजीर बनाना चाहते हैं। जी फैसल साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब जो बता रहे हैं तो कोई अंदर की खबर हो सकती है कि अब वाकई ऐसा है, या जो जिस तरह खालिद मकबूल साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, जिस तरह एमक्यूएम अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने ला रही है, वाकई वो अब जेनवन मुतालबात हैं उनके? देखिए, मुतालबात तो एमक्यूएम के जेनवन हैं और 162 अरब रुपये का वादा किया, मेयर के पास ये तमाम चीज़ें होंगी, कराची के लिए स्पेशल पैकेजेस का, कराची के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहे हैं इमरान खान। तो वो जो इलेक्शन से पहले बातें करते रहे हैं, जो यहाँ तकारीर करते रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर कराची के लोगों ने पीटीआई को, इमरान खान को वोट दिया, इमरान खान ने कराची से इलेक्शन लड़ा और जीते, तो इस सारी सूरत हाल के अंदर एक अपनी ओनरशिप है पीटीआई की और उस पीटीआई की ओनरशिप पे डिलीवरी नहीं हुई और डिलीवरी नहीं हो पा रही। और एक बहुत बड़ी कमज़ोरी इमरान खान साहब की ये भी है कि शाह महमूद कुरैशी साहब राइट साइड पर हैं, जहांगीर तरीन साहब लेफ्ट राइट पर हैं, इन दोनों के दरमियान वो सुलह नहीं करवा पा रहे। अब इमरान खान साहब ने जो सुलह करवानी है, जो उनके इत्तेहादी हैं, जीडीए हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, फंक्शनल लीग पीर पगारा साहब की जीडीए के अंदर ही है, मैंगल ग्रुप हो, ये मुस्लिम लीग काफ हो, ये सारी पार्टियां जो नाराज़ हैं, इसके लिए जिन लोगों ने रोल प्ले करना है वो रोल प्ले नहीं हो रहा। ये घंटों का काम होता है, घंटों का काम। क्या मांग रहे हैं, क्या देना है, पार्टी साथ चल रही है ना, इसमें महीने महीने हफ्ते हफ्ते नहीं लगते। आपने वादे किए हुए एग्रीमेंट साइन है, सारे पार्टियों के साथ एग्रीमेंट साइन है, इमरान खान साहब ने साइन किए हुए हैं, उनके अहम तरीन लोगों ने साइन किए हुए, वो डिलीवर नहीं हो रही। तो गवर्नेंस मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग का मामला जो है इमरान खान साहब और उसकी टीम में है। और हम इमरान खान साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं कि हम ईरान के साथ दोस्ती करवाएंगे सऊदी अरब की, और हम ईरान की दोस्ती करवाएंगे अमेरिका के साथ, और हम इंटरनेशनल जो है मसाइल हैं उसको सॉल्व करने के लिए निकले हुए। लेकिन हमारे साथ मामला यह है कि इंटरनेशनल मसाइल को सॉल्व करने के लिए हम निकले हुए, इत्तेहादियों के साथ हम बैठ नहीं पा रहे हैं, हफ्तों की मीटिंगों में ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और लेफ्ट राइट जो हमारे दो अहम तरीन लोग हैं ना, शाह महमूद कुरैशी और तरीन साहब, इनमें सुलह नहीं हो पा रही है। अब मामला ये है कि ये कैपेसिटी, ये फैक्ट्स बता रहा हूं, मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूं, ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल है। अब आ जाते हैं ये मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो अपना तर्जिया दिया है, जाहिर है इनको इस पार्टी में रहने के लिए, पार्टी को चलाने के लिए कोई ना कोई बात तो करनी है। और ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अगर वो हुकूमत से बाहर नहीं आ रही, वजारत छोड़ दी और किसी और वजारत में जाने जाते और अपना खिलाड़ी रिप्लेस कर रहे हैं, तो उनका राइट है, किसी को भी लगाए, ए को लगाए, बी को लगाए, सी को लगाए। असल मामला ये है कि परफॉर्मेंस खालिद साहब की, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की आईटी मिनिस्ट्री में परफॉर्मेंस थी, वो डिलीवर कर पाए, मेरा ख्याल है नहीं कर पाए। और अगर अब ये आ जाएंगे अमीन साहब और ये डिलीवर करेंगे तो देख लेते डिलीवर क्या करेंगे। ठीक है, चलें फैसल साहब, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। शौकत बसर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।